गुड इवनिंग टू ऑल। एमएससी थर्ड सेम के लेक्चर 3 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और अब तक के जो 2 लेक्चर हैं इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है वो बिल्कुल एक बेसिक सा आइडिया है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी और उसी के लिए m/e निकाला, दैट इज मास टू चार्ज रेशियो, और यही मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो आधार है। हम इसे क्यों मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहते हैं, ये हम हमारे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने देखा कि वेन एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एनोड रेस को स्टडी किया, और इसके बाद हमने देखा कि जो एप्लीकेशंस हैं, आखिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हमने उसके एप्लीकेशंस पढ़े कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं जहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमने देखा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन जब हमने देखा था लेक्चर सेकंड में, तो उसमें हमने बिल्कुल एक बेसिक आइडिया लिया था कि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और उनका काम क्या है। टोटली जो थे वो 5 पार्ट थे। सैंपल इंट्रोडक्शन या सैंपल इनलेट पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट जो था वो था आयन सोर्स, तीसरा था मास एनालाइजर, फोर्थ पार्ट है आपके डिटेक्टर, और फिफ्थ है डेटा एनालाइजर। तो हर एक का एक ब्रीफ आइडिया हम ले चुके थे कि सैंपल इनलेट में सैंपल रखा जाएगा, इसके बाद आयन सोर्स में इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा उस जो कंपाउंड है, जो वेपर फेज में जो कंपाउंड है उसका आयन्स बनेंगे। मास एनालाइजर में अकॉर्डिंग टू m/e दैट इज मास टू चार्ज रेशियो उनको सेपरेट किया जाएगा। डिटेक्टर काउंट करेगा, और डेटा एनालाइजर जो है वो एक कंप्यूटर है जो पूरे डेटा को कंपाइल करके एनालिसिस करके फाइनली आपको मास स्पेक्ट्रा उस कंपाउंड का देगा। ये हमने बिल्कुल ब्रीफ आइडिया पहले के 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटेल स्टडी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर के पार्ट्स हैं, जो हमने 5 पार्ट्स अभी नाम लिया जिनका, उनको हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। थोड़ा और डिटेल पढ़ लेते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और लेक्चर आपके लिए ही बनाया जा रहा है, इसलिए आप कम से कम लेक्चर को देखें और थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर थोड़ा समझ के आपने किया तो काफ़ी लंबे समय तक एग्ज़ाम जब तक आएंगे तब तक आपको थोड़ा स्टेबल रहेगा माइंड के अंदर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका डिटेल स्टडी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। 5 पार्ट जो हैं वो देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सिंपल वे में एक ब्रीफ आइडिया हम ले चुके हैं। सैंपल इंट्रोडक्शन, आयनाइजेशन सोर्स, मास एनालाइजर, डिटेक्टर, एंड फाइनली जो है वो डेटा एनालिसिस। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सैंपल इंट्रोडक्शन, थोड़ा और डिटेल। सैंपल इंट्रोडक्शन, जब हमने हमारा पहले का लेक्चर देखा तो उसमें हमने क्या कहा कि सैंपल इनलेट जो है उसके अंदर सैंपल को रखा जाता है। कौन सा सैंपल? जिसका मास स्पेक्ट्रा हमारे को देखना है, पता लगाना है। अब देखिए सैंपल जो है वो सॉलिड स्टेट भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट भी हो सकता है, गैसेस स्टेट भी हो सकता है। सैंपल वोलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, लेस वोलेटाइल भी हो सकता है। तो हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली होता क्या है, सैंपल इंट्रोडक्शन जो है उसके अंदर हमारे लैब के एनवायरनमेंट से सैंपल को रखा जाता है सैंपल इनलेट सिस्टम में। आप ध्यान रखें कि सैंपल इनलेट या सैंपल इंट्रोडक्शन जो पहला पार्ट है इंस्ट्रूमेंट का, उसके बाद के जो भी पार्ट हैं उसमें प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज ही होता जा रहा है। आपको ये तो पता है कि बिल्कुल बेसिक जब हमने पढ़ा है कि सैंपल इनलेट पे जब सैंपल को रखा जाता है फिर उसको हीट किया जाता है, हीट करके वो वेपराइज होता है, और देखिए वेपर फॉर्म में जाएगा, गैस फॉर्म में जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसी के आगे जो पार्ट है इंस्ट्रूमेंट के बाद है आयनाइजेशन सोर्स। तो जो आयनाइजेशन सोर्स है उसका प्रेशर होता है कम। इसके बाद मास एनालाइजर। तो धीरे धीरे जो आगे के पार्ट्स हैं उनका प्रेशर कम है, और हमें ये भी पता है कि गैस का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो जब वेपर फॉर्म में सैंपल इनलेट सिस्टम में वेपर्स बनते हैं सैंपल के,
तो प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर जब बढ़ता है तो वो आगे की तरफ ऑटोमेटिक मूव हो जाता है, क्योंकि आगे वाले पार्ट जो हैं उनका प्रेशर कम है। ये बात आप ध्यान रखें। तो सैंपल जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। आप ध्यान ये रखें कि अगर हम सैंपल गैस फॉर्म में लेते हैं, अगर कोई सैंपल है, अगर वो गैस फॉर्म में है, इसका मतलब वो तो ऑलरेडी वेपर फॉर्म में है, तो हमें जो सैंपल इनलेट सिस्टम चाहिए होता है वो सिंपल चाहिए होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए होता है। अगर सॉलिड या लिक्विड की बात करें तो उसको थोड़ा हीट करके फिर उसको वेपराइज करना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम चाहिए। लेकिन गैस अगर सैंपल के रूप में आप ले रहे हैं तो आपको सैंपल इनलेट सिस्टम बहुत सिंपल चाहिए। और इसके बाद आप देखें क्या होता है कि सैंपल इनलेट सिस्टम में सैंपल तो है, हीट हुआ, वेपराइज हुआ, और इसके बाद जब आगे आयनाइजेशन सोर्स में जब वो जाएगा तो आप ध्यान रखें कि स्टेडी और कंटिन्यूस फ्लो के लिए और स्टेडी फ्लो के लिए एक मॉलिक्यूलर लीक होते हैं। आपके देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, मैंने नाम लिखा है, इसको मॉलिक्यूलर लीक कहते हैं। यानी सैंपल जो है, सैंपल को हीट करने के बाद जो वेपराइज फॉर्म में जब वो आता है, इसके बाद जब वो आगे मूव होता है तो आगे मूव होने के लिए एक मॉलिक्यूलर लीक होता है, एक छोटा सा होल होता है जिसके अंदर से वो सैंपल जाता है, ताकि सैंपल जो है वो कंटिन्यू जाए और स्टेडी जाए, यानी स्थिर तौर पे एक तरीके से और कंटिन्यूस जाए, तो उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर लीक। इसके बाद आता है बात, अगर सैंपल वोलेटाइल है। देखिए वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, जो सहज यानी आसानी से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो वोलेटाइल है। लेस वोलेटाइल मतलब थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, और लास्ट होता है नॉन वोलेटाइल। तो सबसे पहले अगर हम सैंपल वोलेटाइल फॉर्म में वोलेटाइल लेते हैं तो देखिए वो इजीली क्या होगा, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब वो इजीली गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इसके बाद वो आगे मॉलिक्यूलर लीक के माध्यम से आगे आयनाइजेशन चैम्बर में जाएगा। वहां पर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो उसको आयनाइज करेगी, आयंस बनाएगी और फ्रेगमेंट बनाएगी। आगे का प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे। तो वोलेटाइल सिस्टम जो है, जो वोलेटाइल सैंपल जो लेंगे वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि वोलेटाइल कंपाउंड जो है वो थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही या फिर कहें अपने आप ही गैसेस फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए सैंपल जो है वो लेस वोलेटाइल है, यानी आसानी से गैसेस स्टेट में नहीं जाता है, तो ऐसे जो सिस्टम है या ऐसे जो सैंपल हैं उनके लिए क्या होता है कि जो सैंपल इनलेट सिस्टम है उसको ओवन के अंदर ही अटैच किया जाता है। जो ओवन है उसी के अंदर सैंपल इनलेट सिस्टम को अटैच किया जाता है। उससे होगा क्या, सैंपल लेस वोलेटाइल है, यानी वो आसानी से गैस फॉर्म में तो जाएगा नहीं, तो उसको हीट किया जाता है। थोड़ा जब हीट किया जाता है तो हीट करने के बाद वो वेपराइज फॉर्म में होगा, फिर मॉलिक्यूलर, और जैसे वो हीट होगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वो वेपर फॉर्म में आ रहा है, और प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो वो मॉलिक्यूलर लीक के माध्यम से वापस से आगे आयन जो सोर्स है, आयनाइजेशन सोर्स जो है उसके अंदर जाएगा और आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि ओवन में जब हीट किया जाता है तो उस सैंपल को हीट उतना ही किया जाए कि वो वेपर फॉर्म में चेंज हो, इतना हीट ना कर दिया जाए कि वो डिकम्पोज हो जाए। आप ये ध्यान रखें कि केयर जो है वो आपको रखनी है कि सैंपल को इतना हीट न किया जाए कि वो डिकम्पोज हो जाए। इसके बाद आता है तीसरा, नॉन वोलेटाइल सैंपल। नॉन वोलेटाइल सैंपल का मतलब जो बिल्कुल ही गैस फॉर्म में आसानी से न जाए, उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए जो आपकी स्क्रीन पर आप देखें डायरेक्ट प्रोब मेथड यूज में किया जाता है। इसको कहा जाता है डायरेक्ट प्रोब मेथड। इस मेथड में क्या होता है, आप देखें वायर या फिर किसी पिन की टिप के ऊपर, ध्यान रखें, वायर या फिर किसी पिन की टिप के ऊपर सैंपल को रखा जाता है, और वो सैंपल जो है वो आयनाइजिंग बीम, अब ध्यान रखिए आयनाइजिंग बीम का मतलब क्या है, सैंपल इनलेट के बाद आता है आयनाइजेशन सोर्स। आयनाइजेशन सोर्स में क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन की बीम जो है, इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया जाता है उस सैंपल पर जो सैंपल इनलेट से आया है। जब इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होता है तो वो जो कंपाउंड है गैसेस फॉर्म में, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो आयनाइज होता है, कैटायन बनता है, रेडिकल बनता है। हमारे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब नॉन वोलेटाइल सैंपल होता है तो पिन या फिर कहें कि वायर के टिप के ऊपर उस सैंपल को रखा जाता है और वो जो सैंपल है वो आयनाइजेशन बीम जो है या फिर आयनाइजिंग बीम जो है उसके क्लोज रखी जाती है। आयनाइजिंग बीम का मतलब क्या हुआ, जहां से इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट हो रहा है उसके पास रखी जाती है। पास रखने के बाद उसको हीट किया जाता है। अब देखिए, जैसे ही हीट होगा, हीट होने के बाद जब उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे और वो वेपर फेज में जैसे ही चेंज होगा तो आप देखें कि उसका प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ते ही वो आगे की तरफ मूव होगा और उसके जस्ट आगे हमने क्या रखा है, आयनाइजिंग बीम है, यानी इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होगा और आगे का प्रोसेस हो जाएगा। तो ये तीनों बातें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि सैंपल यदि वोलेटाइल है तो इजी हो जाएगा, लेस वोलेटाइल है तो ओवन में, और नॉन वोलेटाइल है तो उसके लिए हम डायरेक्ट प्रोब मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आपको ध्यान ही रहे कि ये जो नॉन वोलेटाइल जो सैंपल है वो देखिए, जब द 12th पॉइंट जो लिखा हुआ है वो देखिए आपकी, दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर दिस सैंपल हैविंग वेपर प्रेशर लोअर देन 10⁻⁹ mmHg एट रूम टेम्परेचर। यानी ये जो हमने मेथड पढ़ा है अभी नॉन वोलेटाइल के लिए, वो उन सैंपल्स के लिए लागू होगा जिनका वेपर प्रेशर जो है वो 10⁻⁻⁹ mmHg एट रूम टेम्परेचर से लोअर होना चाहिए। तो उसका स्टडी आपको इस मेथड से कर सकते हैं। देखिए, यहां तक तो हो गया कि सैंपल जो था, केवल हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर का एक पार्ट पढ़ा, सैंपल इनलेट या सैंपल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ये है कि और भी काफी मेथड्स होते हैं, क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर। यानी क्रोमेटोग्राफ को मास स्पेक्ट्रोमीटर से जोड़ा जाता है। क्रोमेटोग्राफी जैसा कि आपने अपने जो पहले की क्लासेस में जब पढ़ा होगा, तो आपने स्लाइड के ऊपर सिलिका जेल लगा के उसको ओवन में रख के सॉल्वेंट में रख के आपने पॉइंट्स लगाए होंगे कंपाउंड के, कोई डाई के पॉइंट्स लगाए होंगे, फिर वो मूव हुआ होगा। किसी की मोबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो जल्दी मूव कर लेता है, किसी की मोबिलिटी कम होती है तो वो कम मूव करता है। तो होता क्या है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर को क्रोमेटोग्राफ से जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद क्या होगा, मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ले लिया आपने कंपाउंड्स का, यानी बहुत सारे उसमें कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स के बाद क्रोमेटोग्राफ क्या करेगा, उन कंपाउंड्स को सेपरेट करेगा और सेपरेट करने के बाद उसको भेज देगा वो मास स्पेक्ट्रोमीटर में, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस हो करके वो ग्राफ देगा। यानी यहाँ क्या बात हुई कि सैंपल इनलेट सिस्टम जो है उसमें सैंपल जाने से पहले उसको क्रोमेटोग्राफ से जोड़ा जाए। क्रोमेटोग्राफ क्या करेगा, उसको सैंपल्स का जो काफ़ी कंपाउंड्स का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करेगा। सेपरेट करने के बाद उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में भेजेगा और इसके बाद आगे के जो 5 पार्ट्स हैं उसको एनालाइज करके फाइनल क्या करेंगे, मास स्पेक्ट्रा देंगे। अब देखिए, क्रोमेटोग्राफिक मेथड की जो कमी है, हमने क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स ले लिया, हमने मिक्सचर ले लिया कंपाउंड्स का। अब बात यह है कि इस क्रोमेटोग्राफिक मेथड का जो कमी है वो ये है कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो रैपिड स्कैनिंग उसकी जरूरी है, यानी वो जल्दी जल्दी रैपिड स्कैन करके मास स्पेक्ट्रा दे। अगर वो रैपिड नहीं करेगा तो बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है उसमें कॉन्टेमिनेशन होता है, यानी मिल सकते हैं, वो एक दूसरे का स्पेक्ट्रा जो है वो एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि इस सिस्टम की जो कमी है, ये जो मेथड है क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमीटर को जोड़ने का, उसकी कमी ये है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर रैपिड स्कैनिंग वाला होना चाहिए, वरना कॉन्टेमिनेशन हो जाता है, सारे कंपाउंड्स का मिक्स होकर के कुछ स्पेक्ट्रा आ जाए। ये कमी इस स्पेक्ट्रोमीटर की है।
अब एक नोट डाल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द इंस्ट्रूमेंट must have the capability of obtaining at least one scan per second in range of 10 to 300 m upon of z, that is mass to charge ratio। यानी जिन कम से कम जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसके लिए कम से कम 1 स्कैन पर सेकेंड उसके जो कैपेबिलिटी जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 स्कैन पर सेकेंड होनी चाहिए 10 से लेकर के 300 m अपॉन ऑफ z के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके बाद क्रोमेटोग्राफी का बेसिक तो हमने देख लिया। अब GCMC का मतलब क्या हुआ, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। यानी हमने क्या कहा था कि क्रोमेटोग्राफ को किससे जोड़ा जाएगा, स्पेक्ट्रोमीटर से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से जोड़ा जाएगा। अब ये है कि अगर गैस क्रोमेटोग्राफ को मास स्पेक्ट्रोमीटर से जोड़ा जाए तो उसको हम GCMC कहते हैं। इसमें होता क्या है, एक वॉल्व की हेल्प से, एक वॉल्व जो होता है वॉल्व की हेल्प से जो गैस स्ट्रीम है, यानी गैस क्रोमेटोग्राफ से जो गैस स्ट्रीम आती है उसको भेजा जाता है मॉलिक्यूलर लीक के माध्यम से आयनाइजेशन चैम्बर में। यानी आप ये देख सकते हैं, आप इस तरीके से समझिए कि गैस क्रोमेटोग्राफ जो है उसके अंदर से जो गैस स्ट्रीम आती है, जो गैस आती है उसको एक वाल्व के माध्यम से मॉलिक्यूलर लीक में पास कराया जाता है और इसके बाद उसको आगे पहुंचाया जाता है कहाँ पर, आयनाइजेशन चैम्बर में। और इसके बाद ये क्या होता है कि गैस के जितने भी कंपोनेंट हैं उसको उसके मास स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन किया जाता है। यानी कुल मिला के आप इतना समझिए कि सैंपल इनलेट में जाने से पहले गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इनकी हेल्प से जो अगर मिक्सचर्स है आपके पास तो क्रोमेटोग्राफी की सहायता से मिक्सचर्स पहले सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होने के बाद क्या होगा, उनको फिर सैंपल इनलेट में भेजा जाएगा और इसके बाद जाकर के क्या होगा, आगे वो आपके बाकी के पार्ट्स में जाकर के फाइनली आपको स्पेक्ट्रा देगा। अगर हम गैस क्रोमेटोग्राफ को जोड़ते हैं तो वो कहलाएगा गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और अगर हम लिक्विड को जोड़ते हैं तो अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हम कहें LCMS, यानी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, या फिर हम इसको कह सकते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी HPCL-MC या फिर LCMC। इसमें क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ को कपल किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर से, यानी उन दोनों को जोड़ा जाता है एक स्पेशल इंटरफेस के द्वारा। और इसके बाद क्या होता है कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से जो भी सैंपल है वो सैंपल जाता है आपके सैंपल इनलेट में और इसके बाद जाकर के वो जाएगा आयनाइजेशन चैम्बर में, फिर मास एनालाइजर में, फिर डिटेक्टर में और फिर डेटा एनालिसिस में जा करके फिर वो फाइनली आपको स्पेक्ट्रा देगा। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी वाला जो मेथड है वो काफ़ी वर्सेटाइल मेथड है और काफ़ी यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि सैंपल को सेपरेट करके और हम मिक्सचर अगर आपके पास हो तो मिक्सचर्स के जो मास स्पेक्ट्रा है उसको भी ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये आज का लेक्चर था और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम आयनाइजेशन जो सोर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से तरीके हैं। तो आज हमने सैंपल इंट्रोडक्शन को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, और लेक्चर आपके लिए ही है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखें और थोड़ा समझने की कोशिश करें। और लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।